नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 26 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग एक न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था राहुल गांधी जी से रिलेटेड, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एक एक्ट है, ठीक है। उसमें ये क्लियरली लिखा है कि अगर कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है, बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस लिया जा सकता है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। देखिए, इट इज एन ऑफेंस। सबसे पहले ये समझिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज एन ऑफेंस ऑफ बीइंग डिसोबीडियंट टू और डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड ए कोर्ट ऑफ लॉ। बेसिकली कोर्ट के कोई जजमेंट को, ऑर्डर को कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है या डिसोबे कर रहा है, कोर्ट ने जो बोला वो नहीं कर रहा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। दूसरा क्या है, अगर कोर्ट ऑफ लॉ को कोई डिफेम करना चाह रहा है, कोई डिफेम कर रहा है, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उनकी बातों से, आजकल तो ट्वीट से, कोर्ट ऑफ लॉ को अगर कोई डिफेम कर रहा है, ऊपर से ऑफिसेस इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, बेसिकली कोर्ट में जितने जजेस है उनको भी डिफेम नहीं करना चाहिए। एंड जो भी एक्शंस दैट डिफेज द अथॉरिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट की डिग्निटी किसी की हरकतों से हर्ट हो रहा है, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। राइट दोस्तों, रीजनली बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूं, आप लोगों को पता ही है। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केसेस ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन मतलब कोर्ट लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, सुओ मोटो। सुओ मोटो केस के बारे में आपने सुना होगा। सुओ मोटो केस वही होता है दोस्तों, जब कोर्ट अपने आप केस लेता है, किसी की केस की जरूरत नहीं है, किसी की प्ली की जरूरत नहीं है, अपने आप सुप्रीम कोर्ट केस ले सकता है। देखो, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है करके सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ऑन इट्स ओन केस फाइल कर सकता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है आर्टिकल 129 में। अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ब्रॉट बिफोर इट बाय द अटॉर्नी जनरल और विद द कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। देखिए दोस्तों, नॉर्मल प्रोसीजर यह है, अगर किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी के अगेंस्ट फाइल करना है, तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल के पास जाता है। अटॉर्नी जनरल सबसे पहले देखेंगे वो केस वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है, फिर वो प्रोसीड करेंगे कोर्ट के पास, नहीं है तो उधर ही वो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। इससे सुप्रीम कोर्ट का टाइम भी बचता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना है किसी के अगेंस्ट, तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल का कंसर्न लेना पड़ेगा। पर आर्टिकल 129 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, अगर अटॉर्नी जनरल के थ्रू नहीं भी आया ना, सुप्रीम कोर्ट अपने आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस किसी के ऊपर ठोक सकता है। राइट, अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 defines civil and criminal contempt and lays down the powers and procedures by which courts can penalize contempt. Very, very correct. Contempt proceedings must be initiated within 1 month from the date on which contempt is alleged to have been committed. अब दोस्तों ये गलत है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में नहीं बोला, अभी बता देता हूँ। एक्चुअली 1 मंथ नहीं, 1 ईयर है। देखो, कोई भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है ना, वो कंटेम्प्ट जब हुआ उसके 1 साल अंदर फाइल करना चाहिए, इसके बाद वो इनवैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये 1 मंथ नहीं, 1 ईयर है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 129 के बारे में बताया है, ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन सर्टेन मैनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन है ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस इनिशिएट कर सकता है इन सर्टेन मैनर्स। इसमें तीनों सही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है, ऑन इट्स ओन मोशन। ये मैंने आपको बता दिया, सुओ मोटा वाला केस, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लग रहा है कोई उनका कंटेम्प्ट कर रहा है, तो अपने आप भी केस इनिशिएट कर सकता है, तो ये करेक्ट है। और ऑन द मोशन ऑफ एडवोकेट जनरल, अगर एडवोकेट जनरल मतलब स्टेट का है, अटॉर्नी जनरल सेंटर का है। वैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे टॉप लीगल ऑफिसर है। एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल से आप कंपेयर कर सकते हो, पर एडवोकेट जनरल इज फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट। अगर एडवोकेट जनरल एक मोशन इंट्रोड्यूस किया, तो उससे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस इनिशिएट कर सकता है।
तीसरा क्या है, ऑन द मोशन ऑफ एनी अदर पर्सन विद द कंसर्न इन राइटिंग ऑफ एडवोकेट जनरल। ये मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करना है तो सबसे पहले एडवोकेट जनरल का कंसर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एडवोकेट जनरल ये बोलेंगे कि ये केस वैलिड है या नहीं है। अगर उन्होंने बोला ये वैलिड नहीं है तो उधर ही खत्म। अगर उन्होंने बोला ठीक है उसको प्रोसीड करो, तब जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। ठीक है, इससे कोर्ट का टाइम बचता है। ये मैंने आपको बता दिया। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में मैंने वही लिखा है जो मैंने अभी बोला, पढ़ ली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, न्यूज़ आया था, एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, NABFID बिल 2021। द बिल सीक्स टू एस्टैब्लिश नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट लेके आ रहा है। अब ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या है, अब देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, development financial institutions are set up for providing long-term finance for such segments of the economy where the risk involved are beyond the acceptable limits of commercial banks। अब देखिए दोस्तों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो होना ही होना है। ये गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाना। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोजेक्ट टेकअप करने के लिए बड़े बड़े कंपनीज आना चाहिए। अब बड़े बड़े कंपनीज को फंड्स की ज़रूरत है जो वो लोन में लेते हैं, है कि नहीं। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जैसे ब्रिज बनाना है, रोड्स बनाना है, ये सब के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए होता है। अब इतना बड़ा अमाउंट कोई भी कॉमर्शियल बैंक कोई भी एक कंपनी को देने से थोड़ा सा डरता है, रिस्क इन्वॉल्व है। क्यों? आपको पता होगा जो IL&FS वाली कहानी जो डूब गया था, तो ये सब प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है इस चीज़ में। अब इसलिए बड़े बड़े कंपनीज पीछे हटता है। अब गवर्नमेंट एक उपाय लेके आए, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। गवर्नमेंट खुद एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये क्या करेगा, दे सोर्स फंड्स फ्रॉम द मार्केट, गवर्नमेंट एज वेल एज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड आर ऑफन सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट गारंटीज। गवर्नमेंट गारंटी देगा और इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े कंपनीज मार्केट में से फंड्स उठा के इसमें इन्वेस्ट करवा सकता है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट गारंटी भी होगा। गवर्नमेंट गारंटी मिलने से सब प्रॉब्लम सोल्व है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट गारंटी सबसे सेफेस्ट थिंग है हमारे देश में। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना के फंड कलेक्ट करेगा और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, फिक्र मत कीजिए, एक PPT ऑलरेडी बना दिया है, शाम तक एक वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ये जो बिल लेके आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में सब कुछ समझा देंगे। राइट, अब हमारा स्टेटमेंट्स देखिए आप। DFAs are set up for providing long-term finance for such segments of the economy where the risk involved are beyond the accepted limits of commercial banks। Very very correct, मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या है, DFAs can act like a bank and can accept deposit from people। गलत दोस्तों, बैंक जैसा नहीं होगा, कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा DFA फंडिंग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इनके पास कान टाइम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, ये गलत है। थर्ड, दे सोर्स फंड्स फ्रॉम द मार्केट, गवर्नमेंट एज वेल एज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में, मैंने आपको बता दिया, थ्रू गवर्नमेंट गारंटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट गारंटी देगा। कोई भी एक बड़ा सा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन को अगर ये हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना है तो ये हो सकता है, तो ये भी सही है। राइट, तो आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्वलाइजेशन लेवी विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन में देखिए इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में लिखा है, equalization levy at 6% has been in force since 2016 on payment exceeding 1 lakh a year to non-resident service provided for ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स। देखिए दोस्तों, 2016 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज कर रहा है एट 6% ऑन नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जो इंडियन कंपनी नहीं है, आपको पता है इंडिया में ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंपनीज है जो बहुत पैसा कमाते हैं हमारे देश से, हमारे इंडियन कस्टमर से। अब देखिए, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मेरा एक कंपनी है और मैं इंडियन हूँ, मुझे फेसबुक में एक एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, और फेसबुक मेरे से उस एडवर्टाइजमेंट
पोस्ट करने के लिए 10,000 रुपये ले रहा है, राइट। अब ये इक्वलाइजेशन लेवी 6% का मतलब है फेसबुक मेरे से पूरा 10,600 लेगा, और ये 600 किसको मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा। ये है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में जो टैक्स है, इक्वलाइजेशन लेवी इसको बोलते हैं। अब देखिए, इट इज नाउ एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स कंपनीज दैट आर सोर्सिंग रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन कस्टमर्स विदाउट हैविंग टैंजिबल प्रेजेंस हियर इन द कंट्री। मतलब जितने भी ई कॉमर्स कंपनी है इंडियन कस्टमर से जो पैसे उठाता है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब उनका ऐसा हो सकता है फेसबुक का या बड़े बड़े कंपनी जो अमेजोन है, एप्पल है, इनका इंडिया में कोई कंपनी होगा, इंडिया में कोई क्या बोलते हैं इनका हेडक्वार्टर या कोई रीजनल ऑफिस नहीं होगा, पर इनके जो कस्टमर्स है वो इंडियंस तो है, तो इंडिया से तो पैसे उठा रहे हैं तो टैक्स तो लेना ही देना है, इसलिए ये 6% चार्ज किया था। अब देखिए, अमेंडमेंट टू फिनेंस एक्ट 2020 2020 फिनेंस एक्ट का अमेंडमेंट लाके क्या किया, हैड एक्सपैंडेड द एम्बिट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी फॉर नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो 2016 के रूल के हिसाब से ओनली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में ही लेवी चार्ज करता था। अब अमन करके क्या किया इन्होंने, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद द लेवी एट रेट ऑफ 2% कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 2020। मतलब इंडिया से अगर आप पैसे उठा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए हो या आप ऑनलाइन कोई माल बेच रहे हो, वो सबके लिए टैक्स लगेगा। वो कितना है? 2% है, ठीक है। ये टैक्स का नाम है इक्वलाइजेशन लेवी, राइट। Tax applies on e-commerce transaction on websites such as Amazon, Google in particular, as the tax applies on advertisement revenue and overseas if those ad target customers in India। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो और आपकी प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, फेसबुक वगैरह, इनकी इंडिया में कोई कनेक्शन नहीं है, पर इंडिया से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है उनका। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इतने मोबाइल यूजर्स, स्मार्टफोन यूजर्स है, कंप्यूटर यूजर्स है, तो आपको इंडिया से अगर आप पैसे उठा रहे हो तो आपको इंडिया में पैसा देना पड़ेगा। तो कंक्लूजन है दोस्तों, 2016 तक 6% इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज करता था ओनली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स में। अभी अप्रैल 1 2020 से 2% चार्ज कर रहा है सभी में। जैसे अगर सर्विस सप्लाई कर रहे हो कोई एक फॉरेन कंपनी, और ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अगर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं सबके लिए 2% चार्ज लगेगा, राइट। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स, इक्वलाइजेशन लेवी इज एम्ड एट taxing foreign companies which have a significant local client base in India. Very, very correct. Equalization levy at 6% has been in force since 2016 on payment exceeding 1 lakh a year to a non-resident service provider for online advertisements. Very, very correct. ये मैंने बताना भूल गया दोस्तों, एक्चुअली 1 लाख से ऊपर जिसका रेवेन्यू है उसी के लिए एप्लीकेबल था, 1 लाख से नीचे है तो प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्या है, देयर इज नो प्रेजेंट टैक्सेशन फॉर नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अदर देन टैक्स इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। अभी तो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए सभी में चार्ज कर रहा है 2%, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू बैंकिंग सर्विसेज विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एनईएफटी का मतलब क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इट इज एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बेसिकली बैंक, टू अनदर विद इन इंडिया। ये ध्यान दीजिएगा, विद इन इंडिया यूजुअली द बैंक्स। सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2005। तो 2005 को लॉन्च किया था एनईएफटी। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब रियल टाइम में पैसे क्रेडिट होगा, मतलब जैसे आप पैसे भेजोगे सेम टाइम अप्रूव होने के बाद जिसको भेज रहे हो उनको क्रेडिट होगा। वो भी ग्रोस सेटलमेंट है, बड़े बड़े अमाउंट्स भेजते हैं आरटीजीएस में। आरटीजीएस इज ए फंड्स ट्रांसफर सिस्टम वेयर मनी इज मूव फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इन रियल टाइम अंडर ग्रोस बेसिस। रियल टाइम मतलब सेम टाइम है, ग्रोस मतलब बहुत बड़ा सा अमाउंट। Transaction is treated as final and irrevocable as the money transfer occurs in the books of RBI. RBI सारे आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं। जितने भी आरटीजीएस ट्रांजैक्शन होता है वो आरबीआई के बुक्स में रिकॉर्डेड रहता है, इसलिए एक बार एक ट्रांजैक्शन हो गया वो फाइनल है, उसको वापस नहीं कर सकते हैं। सिस्टम इज मेंटेन बाय आरबीआई एंड इज अवेलेबल ड्यूरिंग वर्किंग डेज फॉर ए गिवन नंबर ऑफ आवर्स। देखिए आरटीजीएस ऐसा नहीं 24 आवर्स अवेलेबल है, एक गिवन टाइम मतलब बैंकिंग टाइम पे अवेलेबल है, वो भी नॉन वर्किंग डेज में नॉट अवेलेबल। अब देखिए आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट 2 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। एनईएफटी का मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। पर देखिए दोस्तों, एनईएफटी के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एनईएफटी पहले कैसा होता था, एक दिन में 24 बैचेस में पैसे ट्रांसफर होता था। मैं जब बैचेस बोला इसका मतलब यह है, जब आप पैसे भेजते हो, ठीक है, मान लो आप 11/5 को पैसे भेजा, ठीक है, तो ऐसा नहीं 11/5 को ही क्रेडिट होगा। बैंक
11:30 या 12 बजे तक पहले वेट करता था। तो 12 बजे तक, मतलब 11 से 12 बजे के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे ना, वो पूरे वो 12 बजे ही क्लियर करते हैं। पर अब क्या हुआ, ये 24 काट लो आप, 48 बैचेस हो गया। ठीक है, 48 बैचेस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए एनईएफटी अभी 24/7 हो गया, 24 घंटे एनईएफटी चलेगा। अब 24 घंटे को 48 बैचेस में डिवाइड किया बैंक ने, मतलब 1 घंटे में 2 बैच है। ठीक है, 2 बैच इन 1 आवर। इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लो आपने 11:01 को एक ट्रांजैक्शन किया, तो ये 11:30 बजे क्लियर होगा। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन 11 और 11:30 के बीच में होगा ना, वो 11:30 बजे क्लियर होगा। तो मैक्सिमम टाइम जो है एक एनईएफटी का वेटिंग टाइम आधा घंटा है मेरे हिसाब से, इफ आई एम करेक्ट। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, मैं उसको क्रॉस चेक नहीं किया, मैं बहुत पहले ये पढ़ा था कहीं। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट, द मिनिमम लिमिट ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज 2 lakhs पर डे। वेरी वेरी करेक्ट। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनईएफटी इज 2 lakhs पर डे। वेरी वेरी रॉन्ग। RTGS transaction is treated as final and irrevocable as the money transfer occurs in the book of RBI. Very very correct. Answer is option C 1 and 3 only. देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इसी क्वेश्चन था, पर देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है ना, 3 से 4 क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन रहता है, पर आंसर जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। क्योंकि देखो मैं बात आपको बताता हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स को जब आप अप्रोच करते हो ना, जितने भी चीज़ आपके डेली लाइफ में होते रहता है ना दोस्तों, जैसे आप हर दिन मोबाइल यूज़ करते हो, कंप्यूटर्स यूज़ करते हो, वाईफाई यूज़ करते हो, ये सबके भी बेसिक टेक्निकल डिटेल्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी माइक्रोवेव ओवन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी मोबाइल फ़ोन्स के बारे में पूछ लेते हैं, कभी जो VR हम यूज़ करते हैं मोबाइल के साथ, जो आंखों में लगाते हैं, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो जो भी डेली यूज़ का आइटम है ना, उसके बारे में भी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, ये एनईएफटी RTGS वगैरह आप डेली करते रहते हैं, सारे लोग करते होंगे, पैसे इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर करते होंगे, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। राइट दोस्तों, तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था एक नैरो नेचुरल स्ट्रेट के बारे में। आंसर इज ऑप्शन ए, बोस्फोरस स्ट्रेट, टर्की में है दोस्तों। इसका सबसे अच्छा क्लू ये था, वर्ल्ड्स नैरो स्ट्रेट लिखा है एंड इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन। तो बोस्फोरस स्ट्रेट को आप टर्की से रिलेट भी कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। Built around 2500 BCE, it was one of the settlements of the ancient Indus Valley civilization and one of the world's earliest cities. The name of the place means Mound of the Dead Men in Sindhi language. Significant excavation has since been conducted at the site of the city, which was designated a UNESCO World Heritage Site in 1980, about which old settlement the statement refers to. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ को बढ़ाना है, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। इस लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाना है या PPT बनाना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।